नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। दोस्तों, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्हें आज किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा आपसे कि मेरे साथ बैठे हैं आज यूसुफ भाई मेवाती, जिन्होंने भपंग की जो कला है उसको आज भी जीवित बनाए रखा है। और आज हम बात करेंगे यूसुफ भाई मेवाती, जो कि अपनी पहचान देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान इस भपंग वादक के माध्यम से इन्होंने बनाई है। चलिए हम बात करते हैं यूसुफ भाई मेवाती से। नमस्कार यूसुफ भाई। नमस्कार भाई साहब। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। यूसुफ भाई, बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं आपसे बात करूं, और दरअसल आप अपने कार्यक्रम के चलते आप कभी देश में, कभी विदेश में, कभी राजस्थान के किसी शहर में आप घूमते ही रहते हैं। तो आज आपने समय दिया, और दरअसल मैं चाहता भी, कई दिनों से मैं चाहता था कि मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनको मैं आपकी जो कला है भपंग वादन, इससे मैं रूबरू करवाऊँ। तो यूसुफ भाई, मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि आप कौन सी पीढ़ी से हैं जो इस भपंग वादन कला का, इस भपंग वादक कला को आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी के आशीर्वाद से ही अलवर में ये प्यार मिलता है। मैं एक इंस्ट्रूमेंट है जो अपना भपंग, मेरे परिवार में मैं 20वीं पीढ़ी मानता हूँ इसको बजाने के लिए, और 21वीं पीढ़ी में मेरे बेटे हैं जो बजा रहे हैं। अच्छा यूसुफ भाई, 20वीं पीढ़ी आपने मुझे बताया, लेकिन शायद मैं जो समझता हूँ कि अलवर शहर के अंदर या ज़िले के अंदर भपंग का नाम श्री जहूर खां मेवाती जी के नाम के साथ जोड़ा जाता है, तो तभी से लोग इस कला से रूबरू हुए हैं। आपने 20वीं पीढ़ी कैसे बताया? मेरे दादाजी हैं ज़हूर खान मेवाती, और भपंग को एक जो नए आयात जो मिले हैं वो दादाजी के नाम से मिले हैं। गाना बजाना हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, इसलिए ही 20वीं पीढ़ी मैंने बताया है। सबसे पहले इस भपंग को शिवरात्रि पर शिव स्तुति पर बजाया जाता था, और इस भपंग के साथ में जोगिया सरंगी होती थी, जो कि हमारे दादा के पहले परदादा होते थे, और परदादा के पिताजी, उनके भाई, वो सब करते थे। तो मैं मेरे पापा से जो सुनता आ रहा हूँ कि मेरे जो पापा हैं वो 19वीं पीढ़ी में आते थे, और मतलब भपंग को जो पहचान मिली वो बाबा के हाथ में लगने से मिली। वैसे भपंग को पूरे भारत में बजाया जाता है और अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे राजस्थान में भपंग कहते हैं, गुजरात में अपंग कहते हैं, महाराष्ट्र में चौंटका कहते हैं, असम में घुड़की कहते हैं, यूपी में घुड़का कहते हैं, छत्तीसगढ़ में हुड़का कहते हैं, हरियाणा में तुम्बा कहते हैं, पंजाब में बुगचू कहते हैं, बंगाल में खमाक कहते हैं, और कर्नाटक में देवदासी महिला इसको भपंग के नाम से ही जानती हैं। अच्छा, आपने इतने नाम बताए, ये सारे भपंग के ही नाम हैं? ये सारे भपंग के नाम हैं। सबके मतलब जो साइज हैं वो अलग अलग हैं, उनकी जो वेरिएशन है बजाने की वो सब अलग है। इस भपंग को बाबा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि पहले सिर्फ ये गाँव में बजते थे, शिवरात्रि की शिव स्तुति में, या जो मेवात की लोक कथाएँ होती थी उनमें बजते थे। लेकिन बाबा ने इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा लगभग 75 देशों में गए थे, और कई फिल्में थी, जिसमें मुख्य फिल्म थी आँखें, धर्मेंद्र की। उसमें गाना था तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। महमूद साहब पर्दे पर बजाते हैं, वो बाबा ने बजाया है बैकग्राउंड में। अच्छा। गंगा जमुना, नया दौर, सन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली किशोर कुमार की, बाबा ने उस ज़माने में कई फिल्मों में बजाया, इसलिए भपंग को बाबा के नाम से जाना जाता है। यूसुफ भाई, मुझे बताएं कि आपका जो भपंग से परिचय हुआ वो किस उम्र में हुआ, और किस उम्र से आपने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू किया? देखिए, भपंग वैसे तो मेरे परिवार में बजाया जाता है शुरू से ही, और मेरे पापा भी 96 में गवर्नमेंट जॉब में थे। पापा ने रिज़ाइन देकर इसी कला को पेशा चुना था। मैं लगभग जब 3.5 या 4 साल की उम्र में था, और ये बात है सन 98-99 की, अपने अलवर के सूचना केंद्र में एक कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम में मैंने मेरे पिताजी के साथ में प्रस्तुति दी थी। लगभग जब मैं 3.5 या 4 साल का था, तब से ही मेरी शुरुआत हो गई थी। क्योंकि उसके अगले दिन ही जो एक चैनल, दूरदर्शन चैनल है जो, वो लोग आए थे पापा का इंटरव्यू करने के लिए, और पापा बजा रहे थे बैठ के, तो मैं पापा के पास बैठ गया। पापा ने मुझे उसी समय एक भपंग दिया था कि तुम बजाओगे? मैंने कहा हाँ। मैं बहुत डरता था पापा से, लेकिन वो भपंग की एक धुन ऐसी थी कि मैं वहीं जाके बैठ गया, और पापा ने मुझे भपंग दी। उसी समय उनका आना हुआ दूरदर्शन चैनल वालों का, तो उन्होंने पापा के साथ मुझे शूट किया कि एक छोटा बच्चा बजाने की कोशिश कर रहा है। तो
वो जब टीवी पे देखा तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, लगभग 4 साल के 4.5 साल के समथिंग में होऊंगा। हाँ, इतना पता था कि मैं टीवी पे आया हूँ। बस वहाँ से एक मेरी धुन लग गई कि मुझे ये बजाना है, और पापा की भी ख्वाहिश थी कि 3 पीढ़ियाँ मंच पे काम करें। तो वो ख्वाहिश भी पूरी हुई कि हम लोग 3, दादा, पापा और मैं, तीनों एक साथ एक मंच पे काम करते थे। यूसुफ भाई, आपने बताया कि आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और रिज़ाइन करके फिर अपने आप को इस कला के लिए समर्पित कर दिया। किस जॉब में थे गवर्नमेंट में? मेरे पिताजी 93 में तो थे टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, जो अलवर के मिनल होटल में ही एलडीसी पोस्ट पे थे। जी। और 96 में पापा सिर्फ 2 महीने जॉब की थी अपने मोती डोंगरी पे ही, इसमें एलआईसी में, शायद नहीं, एलआईसी में नहीं थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी। हाँ। अच्छा यूसुफ भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 2013 में लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट अलवर से पास आउट हुआ था। क्योंकि मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपने भी अपना जो जॉब है सिविल इंजीनियर का, इसको ड्रॉप किया और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से आपने अपने आप को समर्पित कर दिया भपंग वादन के लिए। दरअसल एक जिम्मेदारी ये थी कि जब दादाजी को भी 93 में नेशनल अवार्ड मिला था, तो 93 में पापा जॉब में थे। अच्छा। पापा ने जॉब को रिजाइन दिया क्योंकि दादाजी के बाद भपंग बजाने के लिए इस परिवार से कोई नहीं था, और पापा अगर जॉब में चले जाते तो हम लोग सब एजुकेशन की तरफ ही भागते और इस परंपरा से बहुत दूर चले जाते हैं। पापा ने उस जॉब को छोड़ के इसलिए ही भपंग को समर्पित हुए कि हम लोग सीख पाएँ। मेरे पिताजी ने मुझे हर बार एक ही बात बताई कि बेटा, पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन ये भी तुम्हें साथ में करना है, और वो चलता आया। फिर इसलिए ही मैं 2007 में पापा को नेशनल अवार्ड मिला था। तो एक जिम्मेदारी फिर से बढ़ गई कि अब तीसरी पीढ़ी में कैसे इसको ट्रांसफ़र करें। यदि मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले नेशनल अवार्ड आपके दादाजी को मिला जी, उस भपंग के लिए, हाँ जी, उसके बाद आपके पिताजी जी, और उसके बाद नेशनल अवार्ड से आप भी सम्मानित हो चुके हैं यूसुफ भाई जी। तो मैं विशेष बात यह है कि क्या कारण रहा कि आपने जॉब छोड़ी और उसके बाद में अपने आप को समर्पित कर दिया भपंग के लिए? देखिए, इसके पीछे एक कहानी मुझे मालूम हुई है, वो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी, देखिए, हर एक दौर होता है कि आज का दौर सोशल मीडिया का है, लेकिन जब मेरे पिताजी 2017 में ऑन स्टेज पे डेथ हुई थी मेरे पिताजी की। कहाँ पर? पापा नैनीताल में एक गवर्नमेंट के कार्यक्रम में गए हुए थे भपंग वादन के लिए? भपंग के लिए। अच्छा। तो पापा स्टेज पे चढ़े और उनको एकदम से साइलेंट अटैक आया था। मैं उस ग्रुप में नहीं था। भपंग बजाते हुए ही? जी। अच्छा। मैं उस ग्रुप में नहीं था क्योंकि मैं अलग से चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में था, शामिल था। अच्छा। तो मुझे चंडीगढ़ में जाके खबर मिली कि पापा नैनीताल में ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। अलवर जैसे ही पापा की डेड बॉडी पहुंची थी, हम लोगों ने कब्रिस्तान लेके गए, तो हम अगले दिन का जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें लिखा था, ऐसा लगता है जैसे भपंग की उम्र ख़त्म हो गई। तो वो मेरे एक माइंड में बैठ गई थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि बाबा को नेशनल अवार्ड मिला, पिताजी को नेशनल अवार्ड मिला, तो अचानक से अगर इस परिवार से भपंग ख़त्म हो गया तो हम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। और वो पुरानी बातें हमें याद आने लगी। तो और मैं जॉब करता था, तो कहीं ना कहीं इस भपंग पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था, क्योंकि घर से दोनों जो मुखिया वो चले गए थे। तो मैंने फिर जॉब को छोड़ना ही पसंद किया कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करके इसी लाइन में आना। बहुत सारी दिक्कतें आई, कोरोना में जाके कुछ समझ में भी आया कि नहीं, मुझे जॉब नहीं छोड़नी थी, क्योंकि जब पापा गुजरे थे तो 22 या 23 साल मेरी उम्र रही होगी, और उस समय घर और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए बहुत बड़ा कदम मैंने उठाया था। लेकिन वो जॉब जैसे ही मैंने छोड़ी तो ऊपर वाले के करम से, आप सब भाइयों के प्यार की वजह से मुझे स्टेट अवार्ड 2018 में मिला, 2023 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का युवा पुरस्कार, और 2024 में भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड मिला है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये अवार्ड तो ठीक है, परिवार को मिले, अलवर को मिले, राजस्थान को मिले, लेकिन मेरी जो अगली पीढ़ी है वो इस भपंग को समर्पित हो रही है। मेरे जो बेटे हैं वो भपंग बजा रहे हैं और मंच पे मेरे साथ में भी प्रस्तुति कर रहे हैं। कितने बेटे हैं आपके और कितनी उम्र है उनकी जो अभी से वो भपंग वादन करने लगे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, और एक बेटा तो है अभी 9 साल का है, और एक बेटा है अभी 4.5 साल का। तो दोनों बेटे भपंग बजा के, और अभी जब भी मतलब मैं फोकस तो मेरा सीधा एजुकेशन पे ही है अभी भी,
लेकिन जब अलवर के जो लोकल प्रोग्राम होते हैं प्रशासन के, जैसे अलवर उत्सव हो गया है, राजस्थान दिवस हो गया या जगन्नाथ जी का मेला हो गया, उन सब कार्यक्रमों में मैं उनको शामिल करता हूँ ताकि अलवर की पब्लिक भी ये देख पाए कि हाँ ठीक है, आज भी भपंग उनके परिवार में है, उनके घराने से चलता है। मैंने कई कार्यक्रमों में आपकी जो प्रेजेंटेशन है, उपस्थिति है, वो देखी है। मैंने आपका कार्यक्रम देखा है और मैंने उसमें वो छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, वो आपके ही बच्चे हैं जो आपके साथ साथ भपंग वादन कर रहे हैं। और यदि हम बात करें तो आपने भी 4-4.5 साल की उम्र में भपंग वादन करना शुरू कर दिया था और यही चीज़ें आपने अपने बच्चों में डाली हैं, तो बच्चे भी आज आपके साथ में स्टेज शो कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक बड़ा ही रोचक भरा सवाल है कि यूसुफ भाई, जब आप उस समय कितने साल के थे और आपकी पहली विदेश यात्रा किस देश के लिए हुई थी? कौन कौन लोग साथ गए थे आपके? मेरी पहली विदेश यात्रा रही है सन 2015 में और वो था पुर्तगाल, अमेरिका और बेल्जियम में। 3 देशों की यात्रा एक साथ? 3 देशों की यात्रा थी और शो किए थे हमने। और हम लोग 3 लोग गए थे। एक मेरे चाचा थे श्रीमान महमूद खां जी, एक मैं और एक हमारे चाचा के ससुर जी यानी कि हमारे नाना जी लगते हैं, बाबूनाथ, जो कि गोविंदगढ़ के पास एक गांव है पथौड़ा, वहाँ के रहने वाले हैं, जोगिया सरंगी बजाते हैं। तीनों की एक साथ में यात्रा हुई है पहली। अभी तक आपने कितनी विदेश यात्राएं कर चुके हैं? कितने देशों में आप भपंग का जो वादन है वो आप लोगों को वहाँ तक सुना चुके हैं अभी तक? हाँ, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से लगभग 18 से 20 देशों में मैं जा चुका हूँ प्रोग्राम करने के लिए। और तो विदेशों में जब आप कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई महसूस होती है आपको? नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग अगर इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समझ तो लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और अपने इशारों की भाषा या यस्नों में समझा देते हैं उनको। बाकी हम लोगों के साथ में अगर प्रशासनिक तौर से देखा जाए, अगर हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं तो प्रशासन के लोग बाग रहेंगे साथ में, ये जोनल सेंटर के जहाँ जिस तरफ से हम लोग जाते हैं, या हमें कोई प्राइवेट अगर शो है तो हमें कोई लेके जा रहे हैं तो वो होते हैं साथ। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जब आप विदेश यात्रा पे जाते हैं, विदेशों में शो करने के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ से कितना मानदेय, बात करें कि थोड़ा सा सवाल अजीब है, अटपटा है, लेकिन कितना मानदेय आपको प्राप्त हो जाता है? देखिए, मानदेय अपनी अपनी जगह अपने हिसाब से होता रहता है, लेकिन कई बार जो फर्स्ट हमारी यात्रा हुई है उस यात्रा में ये माने कि हमें बहुत कुछ मिला भी है और कह सकते हैं कि ना कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग 3 लोग गए थे और 3 लोगों को हमें लगभग 10-10 हज़ार रुपये की मेहनताना मिला था और आने जाने का किराया भाड़ा, खाना खर्चा तो सब उन लोगों ने दिया था। तो ये एक प्राइवेट शो था, तो हम लोग इसलिए भी चले गए कि एक पहला ठप्पा था हमारे लिए, या फिर हमारे भपंग में तो चाचा भी गए बहुत बार मेरे से पहले भी, लेकिन बाबूनाथ जो सरंगी वाले हैं वो कभी गए नहीं। तो मेरे पिताजी की एक सोच रही है शुरू से कि भपंग के साथ साथ में जो मेवात के और फोक इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मेवात के लगभग 30 से 40 फोक इंस्ट्रूमेंट हैं, जोगिया सरंगी है, बकरी की मसक है, चिकारा है, रावण हत्ता है, अलगोजा है, पीड़ी है, चंटर है, तोमड़ी है, नपीरी है, इस तरीके से नगाड़ा है, बम रसिया है। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आज जोगिया सरंगी बजाने वाले लगभग 60 साल से कम उम्र के लोग बाग नहीं बचे हैं। तो पापा की ये सोच थी कि एक बार अगर ये लोग विदेश जाना शुरू कर देंगे या विदेश जाएंगे तो हो सकता है इनके बच्चे सीख जाएं, तो ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो विलुप्त नहीं होंगे, वापस से मंच पे आएंगे। इसलिए हमने मेहनताने के बारे में इतना बात नहीं की, लेकिन जब बाद में वो मेहनताना मिला तो 10-10 हज़ार रुपये ही मिला था। यूसुफ भाई, आप अपने परिवार से पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हवाई यात्रा की और विदेशों में अपना शो दिया, या फिर आपके पिताजी और दादाजी भी विदेश जाते रहे? नहीं, मेरे दादाजी लगभग 75 देशों में गए हैं। 75 देशों में, 75 कंट्रीज? जी। और मेरे जो पापा हैं वो लगभग 44 देशों में गए हैं। मेरे पापा ने भी AR रहमान साहब के साथ में मीनाक्षी फ़िल्म में अपना म्यूजिक दिया है 2003 में, और 2004 में अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में बॉबी देओल के साथ पर्दे पर ही चलिया चलिया गाने में भपंग वादन प्रस्तुत किया है, जब हमारी पूरी टीम थी। और मेरे जो चाचा हैं लगभग वो भी 25 से 27 देशों में जा चुके हैं, जिसमें अपने अलवर से एक बार भंवर जितेंद्र साहब भी लेके गए थे। चाइना डेलीगेशन गया था 2013 में,
तो ये वो भी शामिल था, कोरिया, नामिनारा, हांगकांग। और उसमें मुझे याद है शायद जो डेलीगेशन गया था वहाँ 25 लोगों का, चाइना जी उसमें सब अलग अलग फील्ड से जो लोग आते हैं वो उसमें शामिल हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, उसमें मेरे पिताजी भी गए थे और मेरे चाचा हैं वो भी गए थे। अलवर के साथ साथ अलवर से संपादक पत्रकार हैं वो भी गए थे, और शायद नेहरू युवा केंद्र से भी कुछ उसमें गए थे लोग। बिल्कुल। तो यूसुफ भाई, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि एक गाना मैंने बहुत पहले सुना था, मैं खुद छोटा था उस समय जी। और आकाशवाणी जो रेडियो हुआ करते थे उस समय, हाँ। अब तो आज कहें कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। उस समय रेडियो हुआ करता था और आकाशवाणी से एक कार्यक्रम आया करता था तो जिसमें हो रही है टर्री टर, वो किसने बनाया था, वो किसकी देन था? वो बड़ा फेमस, मैं कहूँ कि भपंग के साथ में बहुत ही खूबसूरत सा गाना किसने बनाया था वो? दरअसल ये जो गाना है ये लिखा गया था 96 में। किसने लिखा था ये? मेरे पिताजी ने एक फ़िल्म बनाई थी उस समय, लहंगो फटको झाड़न में, मेवाती फ़िल्म थी, वो रिलीज़ नहीं हो पाई किसी कारण से। तो एक दिन घर पे ही हमारे जो दादाजी है ज़हूर खान मेवाती, वो, मेरे पिताजी उमर फारूक मेवाती, और हमारे एक ताऊजी हैं जो मेरे पिताजी के मौसेरे भाई हैं, पिनान गांव है उनका, जुम्मा ताऊजी हैं, जुम्मे खां। वो एक हमारे पिताजी के जुम्मे खां जी, बड़ा फेमस नाम है। हाँ, और एक हमारे पिताजी के मामा थे नत्थी खां जी। ये 4 लोग एक साथ बैठे हुए थे, घर पे पुराना मकान था, और 96 की बात है तो लगभग मैं 2 साल का भी नहीं था, लेकिन मैं मेरे पिताजी से इस कहानी को सुनता आ रहा हूँ जी। क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टर कब लिखा गया है। इन 4 लोगों ने मिलके इस गाने को लिखा है और धीरे धीरे करेक्शन होते गए। पहले इसकी जो पहले 3 या 4 अंतरा बनाई गई थी, फिर इसमें धीरे धीरे और देखते हुए ज़माने को 4 भी हुई, 5 भी हुई, आज इसमें 6 अंतरा बनाई हुई हैं। टर पूरी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो कार्यक्रम होते हैं ना उसमें हमें लगभग शॉर्ट एंड स्वीट का टाइम मिलता है, 10 से 12 मिनट जी, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट मैक्सिमम। तो उन मिनटों में हमें भपंग की जुगलबंदी और वो गाना भी पूरा करना होता है, तो इसलिए हम लोगों ने उस हिसाब से उसको डेवलप करके पूरा बनाया हुआ है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो टर्री टर से लेके अगर आप थोड़ा सा भपंग वादन अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कर दें तो जी, बहुत अच्छा होगा। ये जो शब्द है टर, वो जब बनाया था तो ये रख के ही बनाया था दिमाग में जी कि बस एक शब्द है जो पूरी दुनिया में घूम रहा है जी टर, और हर एक डिपार्टमेंट में है, तो मैं उसी से ही वो शब्द लेके जी और आपके बीच में हर हो रही है टरे टर, हो रही है टरे टर, हेरे दुनिया में भाया देख ले रे, हो रे टर हे टर, दुनिया में भाया देख ले रे, हो रे टरे टर। टर का इस्तेमाल सबसे पहले व्हीकलों में बताया था। एक लोह लकड़ी की चीज बनाई, नाम धरो मोटर, वह मोटर में भी रहबा लगो देखो कंडक्टर, इंजन को जो तेल देवे वो है फिल्टर, दुनिया में भाया देख ले रे, हो रे टर हे टर, दुनिया में भाया देख ले रे, हो रे टर हे टर। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में लोक कलाकार यूसुफ भाई मेवाती, और आज इन्होंने अपना जो सफ़रनामा है वो हमारे साथ साझा किया, और इन्होंने हमें बताया कि बहुत छोटी उम्र से 4.5 साल की उम्र से इन्होंने भपंग से अपना रिश्ता जोड़ा, और वही रिश्ता आज इन्होंने अपने बच्चों का भी भपंग के साथ जोड़ने में ये सफल रहे हैं। लेकिन यूसुफ भाई का जो कहना है कि सबसे पहले ये प्राथमिकता देते हैं एजुकेशन को, कि आप पढ़ें लिखें और अपनी जो लोक कलाएँ हैं इनको भी आप कभी ऐसा महसूस नहीं होने दें कि हमने इनसे दूरी बना ली है। इन्होंने आज भी अपने बच्चों को इस कला और संस्कृति से जोड़े रखा है। जबकि मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप कोई कार्यक्रम देखते हैं जिसमें भाई यूसुफ और इनकी टीम यदि कोई कार्यक्रम दे रही है भपंग से संबंधित, तो आप स्टेज पर ज़रूर देखेंगे कि इनके बच्चे भी इनके साथ में, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी भपंग वादन करते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? और मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे
अलवर की जो ये कला है और इस कला को संजोए हुए भाई यूसुफ खां और इनका परिवार निरंतर मेहनत कर रहा है। इसको अधिक से अधिक लोग देख पाएँ, सुन पाएँ और लोग इनसे जुड़ पाएँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप भी कुछ ऐसा ही अपने आप में कुछ आपने भी ऐसा कुछ नया कुछ किया है जिससे कि मैं आपसे मिलूं और आपसे बात करूं और अगले सफ़रनामे की कड़ी आप बन सकते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगली कड़ी में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे बात कर सकूं। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।